गुड इवनिंग टू ऑल। आज का अपना टॉपिक है शॉक रिकॉग्नाइजेशन एंड मैनेजमेंट। एज अ नर्स अपन को समझ में आना चाहिए कि पेशेंट कौन से शॉक में है और उसका क्या मैनेजमेंट करना है। ठीक है, तो यही आज अपन ये टॉपिक के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए अपन ने ये मोस्टली ये टॉपिक चॉइस किया था जिसका नाम है शॉक रिकॉग्नाइजेशन एंड मैनेजमेंट। मेरा नाम मिस्टर अक्षय शोगकर है। मैं एज ए नर्सिंग मैनेजर इन एजुकेशन एंड क्वालिटी डिपार्टमेंट में कार्यरत है। तो शॉक मीन्स होता क्या है? तो शॉक जो है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें कि क्या होता है, जो टिश्यू और ऑर्गन्स होते हैं ना, तो उसमें इनएडुकेट ब्लड फ्लो हो जाता है। मतलब जितने परसेंटेज और जितना अपन को और टिश्यू को या ऑर्गन को चाहिए रहता है ना ऑक्सीजन, उस लेवल का नहीं मिल पाता। तो उसके कारण क्या होता है, तो सेलुलर हाइपोक्सिया और ऑर्गन फेल्योर के चांसेस है। जब ये चीज हो जाती है तो उस कंडीशन को शॉक कहते हैं। ठीक है, शॉक क्या है? एक शॉक इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन वेयर there is inadequate blood flow to tissue and organ leading to cellular hypoxia and organ failure। ठीक है, शॉक क्या है? तो शॉक एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें क्या होता है, ब्लड ऑर्गन और टिश्यू को इनएडिक्वेट ब्लड मिलता है। तो जितना टिश्यू को और ऑर्गन को ब्लड की रिक्वायरमेंट उतना नहीं मिल पाता है, तो उसके कारण क्या होता है, सेलुलर हाइपोक्सिया भी हो सकता है और ऑर्गन फेल्यूर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके शॉक के कुछ टाइप्स हैं। जैसे ये शॉर्टकट में अपन पढ़ेंगे, इसके एक एक टाइप के बारे में डिटेल्स वीडियो अपन को आगे मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। तो आपको समझ में आना चाहिए, सबसे पहले वर्ड में ही समझ जाना चाहिए। हाइपो मीन्स कम, और वैल्यूम मतलब वैल्यूम किसका डिसाइड हो जाता है, कोई एक लिक्विड जो एटम्स रहते हैं उसका वैल्यूम बनता है। तो हाइपोवैल्यूमिक शॉक, तो हाइपोवैलेमिक शॉक में कैसे पता चले जाएगा, तो ड्यू टू ब्लड और फ्लूइड लॉस, बहुत ज्यादा फ्लूइड और ब्लड लॉस हो जाएगा तो पेशेंट हाइपोवैलेमिक शॉक में जाएगा। जैसे हेमरेज हो रहा है किसी को या डिहाइड्रेशन है। ठीक है, देन सेकंड टाइप है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक कैसे है, तो ड्यू टू हार्ट पंप फेल्यूर, हार्ट अपना पंप नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसको ऑक्सीजन उतना मिल ही नहीं रहा है, तो उसके कारण क्या करे, वो एक्टिविटी डेली एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। तो हार्ट पंप क्या हो रहा है ना, डिले मतलब फेल हो गया। जैसे एग्जांपल मायोकार्डियल इंफार्क्शन या अरिथमियाज है। तो उस टाइप के शॉक को कार्डियोजेनिक शॉक बोलते हैं। देन थर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, ड्यू टू ऑबनॉर्मल वेसल डायलेटेशन या डायलेशन। तो इसमें भी अलग अलग है डिस्ट्रीब्यूशन में। जैसे सेप्सिक शॉक है, जो इन्फेक्शन की वजह से सेप्सिक शॉक में चला जाता है पेशेंट, ज्यादा ही हाई इन्फेक्शन है तो। एलर्जी है तो किसी को ज्यादा ही एलर्जी हो गई तो एनाफिलेक्टिक शॉक। ठीक है, जैसे मधुमक्खी वगैरह काट लिया। ठीक है, देन स्पाइनल इंजुरी है तो न्यूरोजेनिक शॉक। देन फोर्थ है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कैसे होता है, तो ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड फ्लो। जैसे एक पाइप होने के कारण क्या है ना, बीच में कोई दरार आ गई तो आगे ब्लड फ्लो नहीं जा पा रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, उधर आगे कुछ मिल नहीं रहा है न्यूट्रिशन, तो उधर के ऑर्गन फेल हो गए। तो उस टाइप का ये है, मतलब बीच में एक दरार आ जाती है। तो उस टाइप के शॉक को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म या कार्डियक टेम्पोनेट। ठीक है, तो इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स अपन को पता चल जाते हैं, जैसे अपन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये शॉक में पेशेंट है। तो इसलिए कुछ साइंस जल्दी पता चलता है, कुछ बाद में पता चलता है, बहुत टाइम के बाद। ठीक है, जो जल्दी पता चलता है उसमें है रेस्टलेसनेस पेशेंट को लगता है, एंजाइटी होती है, पेल एंड कूल या क्लामी स्किन आती है आपको दिख रही है, रैपिड और वीक पल्स है। ठीक है, रैपिड और शॉलो ब्रीदिंग पेशेंट ले रहा है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट बहुत ही कम आ रहा है, लो ब्लड प्रेशर है, हाइपोटेंशन में पेशेंट है, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, मतलब कॉन्शियस उतना नहीं है, सेमी कॉन्शियस अनकॉन्शियस जैसे आपको लग रहा है। ये अर्ली साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखता है तो इसका मतलब पेशेंट आपका शॉक में है। देन आपको लेट क्या क्या मिलेगा, सीवियर हाइपरटेंशन हो सकता है, वीक और अब्सेंट ऑफ पेरिनियल पियर पल्स हो सकती है, साइनोसिस हो सकता है,
और रिस्पॉन्सिव हो सकता है और मल्टी ऑर्गन फेल्यूर भी हो सकता है। ये सब लेट साइन एंड सिम्टम्स है आपके शॉक के। तो ये जो दोनों लेट एंड अर्ली साइन एंड सिम्टम्स को भी देख के आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि पेशेंट आपका शॉक में है। देन आप इसके लिए नर्सिंग असेसमेंट क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपको मॉनिटर वाइटल साइन। वाइटल साइन के अंदर ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, सैचुरेशन और टेम्परेचर, ये आपको सबसे पहले मॉनिटर करना है। देन उसके बाद आपको स्किन कलर एंड टेम्परेचर उसका असेस करना है या चेक करना है। देन उसके बाद कैपिलरी रिफिल आपको चेक करना है। तो कैपिलरी रिफिल आप नाखून से भी कर सकते हैं, तो कैपिलरी रिफिल आपको चेक करना है। देन यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml पर आवर्स है, तो इसका मतलब है पुअर परफ्यूजन है। ठीक है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। देन ऑब्जर्व द मेंटल स्टेटस चेंजेस, कोई मेंटल स्टेटस में तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्शियस लेवल पर ठीक है, पेशेंट ओरिएंटेड तो है। ये सब चीज आपको एज ए नर्सिंग, आपको नर्सिंग असेसमेंट मोस्टली करना है। इसमें आधा चीजें आपको फाइंड आउट हो जाएगी जिस टाइम पे आप असेसमेंट करोगे। देन मैनेजमेंट, एज ए नर्सिंग लेवल पे आप क्या मैनेज कर सकते हैं, तो ये अपन पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं शॉक के, वो ABCDE अप्रोच के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो ए मतलब होता है एयरवे। तो आपको पहले देखना है उसका एयरवे जो है वो पैटर्न सी है या नहीं है, वो आपको चेक करना है। देन पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। देन उसका ब्रीदिंग देखना है, एडमिनिस्टर हाई फ्लो ऑक्सीजन सिलेंडर या असिस्ट अदरवाइज वेंटिलेशन इफ नीडेड है। तो पहले उसका ब्रीदिंग पैटर्न वगैरह देखना है, शॉलो ब्रीदिंग है, पैलो ब्रीदिंग है। देन उसका सर्कुलेशन भी आपको देखना है, कंट्रोल ब्लीडिंग। जब एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है तो आपका पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जा सकता है, तो उसलिए आपको पहले कंट्रोल ब्लीडिंग भी है तो ब्लीडिंग कंट्रोल करना है। देन उसके बाद आईवी एक्सेस भी आपको लेना है, हो सके तो 80 नंबर का कैनुला, मोस्टली बोर केज वाले ही कैनुले यूज करना है। देन एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड, एक तो नॉर्मल सलाइन अदरवाइज लिंगर लैक्टेट। देन उसके बाद मॉनिटर फॉर फ्लूइड ओवरलोड तो ना हो, ये सब चीज आपको मॉनिटर करना है। देन डी में आपको देखना है डिसेबिलिटी। कोई पेशेंट को डिसेबिलिटी तो नहीं है, जैसे असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आप चेक करोगे, जैसे एबीपीयू चेक करोगे या ग्लासगो कोमा स्केल आप चेक करोगे। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी चीज आप जब चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कितना है। जीसीएस लेवल मोस्टली ग्लासगो कोमा स्केल अपन उसी के लिए यूज करता है। देन ई में आपको देखना है आपका पेशेंट किसी चीज से एक्सपोज तो नहीं है, मतलब देखना है पेशेंट को कि आपको एग्जैक्टली है क्या। जैसे मान लो एलर्जी तो नहीं हुआ है, किसी चीज की एलर्जी तो नहीं है, उसके कारण तो हाइपो इसमें नहीं गया शॉक में। पेशेंट को ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ठीक है, वो भी देखना है। देन पेशेंट को रैशेस तो नहीं है, वो भी देखना है। ठीक है, देन पेशेंट को कोई इंजुरी तो नहीं है, ये सब चीजों से एक्सपोज तो नहीं है जिसके कारण पेशेंट को क्या हो रहा है, पेशेंट शॉक में जा रहा है। ठीक है, ये भी आपको चेक करना है। ठीक है, और आपने बोला था डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी में क्या करते हैं अपन, कॉन्शियसनेस लेवल चेक करते हैं। तो उसमें दो स्केल यूज होता है, एक होता है ग्लासगो स्कोमा स्केल जिसमें अपन आई रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स और वर्बल रिस्पॉन्स चेक करता है, और दूसरा है AVPU स्केल, इसका है अलर्ट, वर्बल, पेन एंड अनरिस्पॉन्सिवनेस। ये भी आप चेक करके पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। अपन कुछ शॉर्ट में स्पेसिफिक मैनेजमेंट बाय टॉपिक के अकॉर्डिंग कुछ शॉर्ट्स में आपको बताएंगे जो चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे हाइपोवैल्यूमिक शॉक है तो आपको मोस्टली आईवी फ्लूइड लगाना है और उसकी ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग कंट्रोल करना है। देन कार्डियोजेनिक शॉक में है तो पेशेंट को आपको ऑक्सीजन लगाना है, कार्डियक सपोर्ट जैसे ड्रग्स देना है, जैसे डोपामिन हो गया, और फ्लूइड ओवरलोड ना हो वो अवॉइड करना है। सेप्टिक शॉक में, सेप्टिक शॉक में आपका पेशेंट है तो आपको आईवी फ्लूइड्स प्लस एंटीबायोटिक्स देना है। देन एनाफिलेक्टिक शॉक में है तो इंजेक्शन इपिनेफ्रिन आईएम देना है, ऑक्सीजन लगाना है और आईवी फ्लूइड्स आपको देना है। देन पेशेंट न्यूरोजेनिक शॉक में है
जैसे स्पाइनल इंजरी वगैरह है तो न्यूरोजेनिक शॉक पे पेशेंट जाता है। तो न्यूरोजेनिक शॉक में है तो आपको आईवी फ्लूइड्स देना है, वैसोप्रेसर्स लगाना है और मेंटेन टेम्परेचर भी पेशेंट को मेंटेन करना है। देन ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक मतलब ब्लॉकेज है, तो ब्लॉकेज को रिलीज करना है या रिलीव करना है। तो क्या करना है, ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव करना है, एक जैसे कि पेरिकार्डियोटोनाइटिस करना है या थ्रोम्बोलिसिस करना है, जिसके कारण क्या है जो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है वो निकल जाए और जो नॉर्मल फ्लो हो वो रूटीन में आए। ये आपका एक समराइज करके हमने आपको बताया हाइपोवैल्यूमिक में क्या करना है, कार्डियोजेनिक में क्या करना है, सेप्टिक में क्या करना है, एनाफिलेक्टिक में क्या करना है, न्यूरोजेनिक में क्या करना है और ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या करना है। देन ये सब चीज हो गया। अभी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन सब चीजों में वो भी अपन पढ़ते हैं एक बार। तो कंटिन्यूस आपको वाइटल साइन मॉनिटरिंग कंटिन्यूसली करना है। देन मेंटेन एयरवे एंड ऑक्सीजन थेरेपी आपको मेंटेन करना है। आईवी लाइन पेटेंट होना चाहिए, इसके लिए आपका जो एसीएल प्रोटोकॉल है वो आपको फॉलो करना है, पेटेंट लाइन फ्लश करते रहना है, इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। देन असेस द पेशेंट रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, जो भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हो वो असेस करना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है या ट्रीटमेंट तो सही चल रही है, उसमें पेशेंट की रिकवरी तो हो रही है या नहीं हो रही है, ये आपको रीअसेस करना है। ठीक है, जैसे असेस तो आपने सबसे पहले कर लिया और उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, ट्रीटमेंट दिया। देन उसका फिर से रीअसेस करना है पेशेंट का रिस्पॉन्स और ट्रीटमेंट कैसा है। देन उसके बाद प्रिपेयर करना है फॉर पेशेंट एडवांस इंटरवेंशन, जैसे कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है तो वैसोप्रेसर या सेंट्रल लाइन के लिए। देन प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट एंड फैमिली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है और फैमिली को भी बताना है। ठीक है, यही था अपना आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ऐसे टॉपिक बने रहने के लिए अक्षय शेखोकर आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं और हो सके तो मैक्सिमम कमेंट्स करिए, पूछिए, आपको कोई भी डाउट लग रहा है या आपको अच्छा क्लास लगा तो आप उसमें लिख सकते हैं थैंक यू, ये सब चीज़ आप लिख के आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।